स्टार्टेड। चलता है सब बात ठीक। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा केमिकल बॉन्डिंग से पहले एटम क्या होता है ये बताएंगे। एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का होता है। स्मॉलेस्ट। ठीक, एटम। अब एटम का स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये बता रहे हैं। एटम्स, ये है आपका न्यूक्लियस। एटम के अंदर सबसे अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। फिर उसके बाहर ये क्या है? सबसे अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के बाहर ये जो हमने ऑरेंज कलर की ये जो सर्कल्स बनाए हैं इनको बोलते हैं सर्कुलर पाथ। यानी कि सर्कुलर एक रास्ता होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ऑर्बिट या फिर शेल। ये सर्कुलर पाथ, पाथ का मतलब रास्ता। हमारा रास्ता क्या है? रोड है, हाईवे है, ब्रिज है। ट्रेन का रास्ता क्या है? रोड है, रेलवे ट्रैक है। एरोप्लेन का रास्ता क्या है? भैया हवा में कहीं दौड़ जाएगा। क्या एरोप्लेन रोड पे चलेगा? नहीं चलेगा। शिप का रास्ता क्या है? पानी। तो पानी में कौन चलेगा? शिप चलेगा। रेलवे ट्रैक पे कौन चलेगा? ट्रेन चलेगी। रोड पे कौन चलेगा? इंसान चलेगा, कार चलेगी, बस चलेगी, स्कूटर चलेगी एंड सो ऑन। ठीक, लेकिन ये जो सर्कुलर पाथ हमने बनाया है, ना तो ये रोड है, ना तो ये हवा है, ना तो ये आसमान है, ना तो ये पानी है। ये तो हमने बिल्कुल सर्कुलर पाथ बना दिया है। तो ये सर्कुलर पाथ किसके चलने का है? भैया ये किसी के चलने का नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन के चलने का ये पाथ है, जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चलते हैं। अब चलते कैसे हैं? हम लोग कैसे चलते हैं? सीधे सीधे चल रहे हैं। हम लोग घूम भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं। ट्रेन चलती कैसे है? ट्रेन तो बिल्कुल सीधे चलती है। क्या ट्रेन राउंड लेती है? नहीं, सीधे चलती है। वो पटरी को इस तरीके से बिछाते हैं कि वो अपने आप ही मुड़ जाती है। एरोप्लेन कैसे चलता है? वो थोड़ा सा ज्यादा का कर्व का अगर मुड़ना होता है तो थोड़ा ज्यादा लेता है, ठीक है, मुड़ता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे कैसे चलेगा? भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है।
इसी सर्कुलर पाथ पे। तो जो सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या फिर शेल। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर क्या होता है? बाहर आपके न्यूक्लियस के बाहर आपका ऑर्बिट होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के चलने का होता है, और इसका नाम क्या होता है? ऑर्बिट या फिर इसको शेल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सवाल पूछा जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। अगर सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, तो भैया न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, एक सर्कुलर पाथ में चल रहे होते हैं, और उस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं या फिर शेल बोलते हैं। बात क्लियर है? अब आते हैं इनके पास, जो हमने नाम बताया भैया, ये आपने प्रोटॉन क्या बताया, न्यूट्रॉन क्या बताया और इलेक्ट्रॉन क्या बताया, ये क्या चीज होती है? ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, बल्कि ये प्रोटॉन जो होता है ये आपका पॉजिटिव चार्ज का होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्रोटॉन वो पार्टिकल होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल होते हैं जो निगेटिवली चार्ज होते हैं। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके पूरी तरीके से न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज ना होना, कोई भी चार्ज ना होना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखिए ये हमने क्या बताया? एटम बताया। ठीक है, हमने बताया एटम। एटम क्या होता है? एटम के अंदर आपका आता है न्यूक्लियस। एटम के सबसे अंदर न्यूक्लियस आता है, और ये जो हमने ये बताया है ये क्या है? ये एक सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं या फिर शेल बोलते हैं। ये सर्कुलर पाथ किसके चलने का होता है? इलेक्ट्रॉन के चलने का होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? सीधे, उल्टा या टेढ़ा मेढ़ा? भैया रिवॉल्व करता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें बैठे होते हैं, दो चीजों की जगह होती है भैया, जैसे बैतुल खला। कहीं पर भी आप जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो आपको जो टॉयलेट का होता है तो उसमें लेडीज का अलग होता है और जेंट्स का अलग होता है। तो उसी तरीके से जो यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस के अंदर कौन जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जाएंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जाएंगे। इन्हीं दोनों की जगह है न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा भैया, प्रोटॉन्स क्या होते हैं? भैया जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं भैया? अरे जो बिल्कुल आपके न्यूट्रल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। भैया तो आपकी इलेक्ट्रॉन की जगह कहाँ है? इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर है, खेत में है। जैसे जो देहात में जो खेत में जाते हैं, तो वो ये समझ लिए, इस तरीके से आप याद कर लिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज के होते हैं? या नेगेटिव भी होते हैं, बहुत टेढ़े होते हैं। तो कुल मिलाकर एटम के बारे में समझ में आ गया, एटम क्या चीज होती है, समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी अभी एटम पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी एटम है। तो हाँ, अच्छा एटम, अभी हमने क्या बताया था एटम के बारे में? हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। ये अ, ये इसके ऑर्बिट हैं, शेल है, ये दूसरी शेल हो गई, ये तीसरी शेल हो गई, और ये आपकी चौथी शेल हो गई। ठीक है, अब बताने जा रहे हैं इसकी शेल के बारे में। ठीक भैया, देखो एटम के अंदर एक शेल भी हो सकती है, दो शेल भी हो सकती है, तीन शेल भी हो सकती है, और एन नंबर ऑफ शेल भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि किस एलिमेंट का एटम है। नंबर ऑफ शेल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किस एलिमेंट का एटम है। ठीक,
ये आपका क्या था, न्यूक्लियस। फिर ये आपका ऑर्बिट, जो पहली ऑर्बिट है उसको बोलते हैं के शेल, के शेल। दूसरी ऑर्बिट का नाम होता है एल शेल, तीसरी ऑर्बिट का नाम होता है एम शेल, चौथी ऑर्बिट का नाम होता है एन शेल एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में हम नाम लिखेंगे। के ऑर्बिट में, जो के ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 2। एल ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। एम ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8, 2, 8, 18, हाँ, तो के शेल में कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में कितने जाते हैं, 8। एम शेल में भी 8, और फिर उसके बाद एन शेल में 18, और इसलिए आगे सीक्वेंस चलता जाएगा। ठीक है, तो भैया के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। एक आ सकता है, एक आ सकता है, एक आ सकता है, एक और 2 आ सकते हैं। एल शेल में कितने आ सकते हैं, 1 से लेकर के 8। एम शेल में कितने आ सकते हैं, 1 से लेकर के 8, और एन शेल में कितने आ सकते हैं, 8 से लेकर के 18। ठीक है, तो ये के, एल, एम और एन, इसी में हम बताए दे रहे हैं। अगर एटम, हमने क्या बताया था, ये नंबर ऑफ शेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, एलिमेंट के ऊपर। अगर हम लोगों ने नोबल गैस ले ली, क्या, नोबल गैस, इसी में नोबल गैस बता दे रहे कि नोबल गैस क्या होता है। नोबल गैस वो गैस होती है या वो एलिमेंट होता है कि जिसके एटम की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है। एटम हैविंग आउटर मोस्ट शेल complete is known as noble gas atom। यानी कि वो एटम, यानी कि वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, कंप्लीट होती है। यानी कि अगर एटम, अगर कोई भी नोबल गैस है, अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम क्या होंगे, 2 होंगे, क्योंकि के शेल में कितने जाएंगे, 2। और नोबल गैस क्या होती है कि वो एटम जिसके आउटर मोस्ट क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक, तो ये आपने समझ लिया एटम के बारे में, नोबल गैस के बारे में। अब चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। अब ये केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को समझने से पहले बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच में कोई भी बॉन्ड यानी कि कोई भी रिलेशन, वो रिलेशन या तो अट्रैक्शन वाला हो या फिर खुन्नसी वाला हो, यानी कि रिपल्जन वाला। कोई अगर आपका बहुत जिगरी दोस्त है, तो आपके बीच में कैसा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। कैसा बॉन्ड होगा, अट्रैक्शन। अगर आपका कोई दुश्मन है, तो आप के और आपके दुश्मन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, भैया रिपल्शन वाला होगा। दोनों एक दूसरे के भागेंगे, अगर एक दूसरे को देख लेंगे तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। अगर आप अपने सगे दोस्त को देखोगे तो आप क्या करोगे, भैया मिलोगे, गले लग जाओगे, हाथ मिलाओगे, बैठोगे थोड़ी देर या बहुत देर, जितना टाइम है आपके पास। तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग।
अब ये केमिकल बॉन्डिंग किसके बीच में आती है? ये तो बॉन्ड हो गया हमारे इंसान के बीच में। अब केमिकल बॉन्ड किसके बीच में आता है? ये भैया एटम के बीच में आता है। ये पहला एटम है, ये आपका एटम नंबर 1 और ये आपका एटम नंबर 2। ठीक है, यानी कि एटम के बीच में, एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? किसी भी दो एटम के बीच में, किसी भी दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। अच्छा, इसको समझाने से पहले एक चीज ये भी समझ लो भैया, तुमने किसी भी अपने दोस्त से, मतलब किसी भी बंदे से दोस्ती करी, ये हो तुम, जैसे ये हो तुम, एक ये है बंदा और एक ये है बंदा, ये है आप, इसको हमने दे दिया नंबर 1। ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है। आपने इस तीसरे वाले बंदे से दोस्ती करी, आपने इस दूसरे वाले बंदे से दुश्मनी करी। भैया क्या उसके मुंह पे, इन दोनों की, इसके मुंह पे क्या सींग लगी थी या इसके मुंह पे सींग नहीं थी? आपने इससे दोस्ती क्यों करी और इससे दुश्मनी क्यों करी? सवाल ये है भैया, ये आपके काम आया होगा ना, इसने आपका, इसमें इसके, अगर आप इससे दोस्ती करोगे तो इसमें आपका फायदा होगा ना, कि भैया ये पैसे वाला है या फिर ये पौवे वाला है या फिर ये कोई भी काम कर देता है, तभी तो आप इससे दोस्ती करोगे। ठीक, इससे आपसे दुश्मनी क्यों हुई? क्योंकि इसने कभी आपको धोखा दिया होगा। भैया धोखा दिया होगा या आपके अगेंस्ट कोई बात कही होगी जो आपको बुरी लगी होगी, तभी तो आपकी इससे नहीं बन पाई और ये आपका दुश्मन बन गया। कोई ऐसे ही थोड़ी नहीं चलते चलते दोस्त बन जाता है या चलते चलते दुश्मन बन जाता है। कुछ मसले मसाइल होते हैं, कुछ अच्छे मसले मसाइल होते हैं कि जिनकी वजह से दोस्ती हो जाती है, कुछ बुरे मसाइल आ जाते हैं जिनकी वजह से दुश्मनी हो जाती है। अब ये बंदा किसी चौथे, ये आपका चौथा बंदा बना रहा है, ये चौथा बंदा है, ये इससे दोस्ती होगी इसकी। भैया क्यों दोस्ती होगी? क्योंकि इस बंदे को इससे काम होगा। क्यों? क्योंकि भैया इसको काम होगा, इसको फायदा होगा। तो यहां पर कुल मिलाकर दुश्मनी क्यों हो रही है? कॉज ऑफ दुश्मनी क्या है? कि कोई लड़ाई हुई होगी, कोई धोखा दिया होगा, यही तो कॉज ऑफ बना। कॉज का मतलब क्या? वजह। दुश्मनी की वजह क्या बनी? दुश्मनी की वजह क्या बनी? धोखा। या कोई उसने ऐसी बात कही होगी जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट होगी, आपके दिमाग के माफिक नहीं होगी, आपके दिल के माफिक नहीं होगी, आपके बिल्कुल अगेंस्ट होगी। अच्छा, किसी से दोस्ती क्यों बनी? उसकी वजह क्या होगी? भैया मदद करी होगी, या मेरा साथ दिया होगा, या आने वाले टाइम में वो मेरा साथ दे सकता है, वो मेरे काम आ सकता है, तभी से दोस्ती करी, ये कॉज है। अच्छा, अभी हमने केमिकल बॉन्ड बताया, केमिकल बॉन्ड बताया किसके बीच में? केमिकल बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एटम्स के बीच में। तो भैया अब इसकी वजह क्या होगी कि केमिकल बॉन्ड बन गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों आ गया? कॉज क्या है? CAUSE, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या कॉज है केमिकल बॉन्डिंग का? केमिकल बॉन्डिंग का कॉज क्या है भैया? अभी हमने आपको नोबल गैस का बता दिया। नोबल गैस क्या होती है? वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है। तो कोई ऐसे भी एटम होते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी एटम होते हैं
कि जिनकी आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है, जिनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, कंप्लीट है, उनको बोलते हैं स्टेबल। आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट यानी कि वो स्टेबल है, वो पूरे खुशहाल हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है तो क्या है? अनस्टेबल। आपने दोस्ती बनाई यानी कि आप स्टेबल नहीं थे। अपने फायदे के लिए आपने दोस्ती करी, आपने पार्टनरशिप करी, वही वजह बनी आपके और आपके दोस्त के बीच में अट्रैक्शन की, बॉन्डिंग की, अच्छी बॉन्डिंग की। ठीक, तो यहां पर जो एटम होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि उनको किसी दूसरे एटम के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी और दोस्ती करके स्टेबल बनना पड़ेगा, यानी कि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन की अटेन करना पड़ेगा। यही कॉज है केमिकल बॉन्ड का, यही वजह है केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है इसको लिख लेते हैं। केमिकल बॉन्ड, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है? द टेंडेंसी ऑफ an element to attain nearest noble gas electronic configuration in their outermost shell। ये क्या है? ये है आपका कॉज ऑफ, क्या है? इट इज अ, यही है कॉज, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। समझ गए? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, अब चलते हैं, केमिकल बॉन्ड बता दिया। केमिकल बॉन्ड क्या बताया था हमने? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग क्या है ये भैया? ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में? एटम्स के बीच में। भैया ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों आया, काहे की वजह से आया? क्योंकि भैया ये जो एटम है ये आपका अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। अभी हमने अनस्टेबल की डेफिनेशन बताई। ये भी एटम क्या है? अनस्टेबल है। जब इन दोनों ने आपस में अट्रैक्शन बना दिया तो ये अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा, ये भी अनस्टेबल से क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक, समझ गए? अच्छा, अब आता है केमिकल बॉन्ड आ गए। अब आदमी जो है यहाँ पे मुआशरे में तीन तरह के आदमी होते हैं। एक होता है आदमी बहुत ज्यादा अमीर और दूसरा होता है बहुत ज्यादा गरीब जैसे कि हम, और बीच में एक आदमी आता है जो कि मिडिल क्लास का। तीन तरह के बंदे होते हैं। मिडिल क्लास वाला क्या करता है? मिडिल क्लास वाला ना तो मिडिल क्लास, देखो हर बंदे को क्या चाहिए? स्टेबल होना, खुशहाल, कायदे का पैसा आ जाए, ना किसी से मतलब रखें, बस अपने से मतलब रखें और अपनी जिंदगी ऐश से जिए। हर बंदा ये चाहता है। जो अमीर होते हैं, अमीर कुछ ही तो होते हैं, अमीर होते हैं, गरीब बहुत ज्यादा होते हैं, मिडिल क्लास वाले उससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक, तो जो अमीर होते हैं, अमीर यानी कि नोबल गैस, यानी कि जो कि आपके पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं। ठीक,
जो गरीब होते हैं, गरीब क्या करते हैं भैया, गरीब जाएगा ना, मिडिल क्लास के पास जाएगा नहीं। मिडिल क्लास वाला क्या करेगा, भैया हमारे पास ही अभी इतना नहीं है कि हमारा पूरा हो जाए, तो हम तुम्हें कहाँ से दे दें। गरीब गरीब के पास नहीं जाएगा, वो जानता है कि जब इसका कुछ है ही नहीं तो हमें क्या देगा। तो गरीब जाएगा अमीर के पास, अमीर क्या करेगा, उसको पैसा दे देगा पूरा। पैसा देने के बाद वो गरीब क्या करेगा, उस पैसों से अपना बिजनेस को तैयार कर लेगा, बिजनेस को सेटल कर लेगा, और वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नियरेस्ट रिच पर्सन बनने की कोशिश कर लेगा, अगर मेहनत करेगा सही से। तो एक तो ये हो गई बॉन्डिंग, ठीक। अब दूसरी बॉन्डिंग क्या होती है कि जो मिडिल वाले होते हैं, मिडिल वाले अपने जैसे बंदे के पास जाएंगे और क्या करेंगे, क्या कहेंगे, भैया देखो ना तुम किसी को पैसा दे पाओगे ना हम किसी को पैसा दे पाएंगे, एक काम करते हैं, दोनों लोग अपना अपना पैसा मिला करके एक कारोबार सेटल कर लेते हैं। सेटल करने के बाद दोनों लोग बॉन्डिंग बना लेते हैं और दोनों लोग स्टेबल हो जाएंगे। एक ये होता है। तो इसी तरीके से एटम्स के बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग बनती है वो तीन तरह की बनती है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। कितने तरह के होते हैं केमिकल बॉन्ड भैया? तीन तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट। इसका दूसरा नाम होता है आयोनिक। दूसरा क्या होता है, कोवैलेंट। और तीसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तीन तरह के टोटल बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बारी बारी समझाते हैं इसके बारे में। सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यह गरीब और अमीर के बीच में बनता है। इसमें एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा हमने बताया कोवैलेंट बॉन्ड। भैया कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, ये मिडिल क्लास होंगे, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। तीसरा हमने क्या बताया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसमें ये तो दो एटम्स के बीच में तो बनता है, किसके बीच में, दो एटम्स के बीच में बनता है। इसमें ये होता है कि एक एटम दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम को दे देगा, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, इससे पहले अब एक सवाल ये भी आता है कि ये जो तीन बॉन्ड हैं, तीन तरह के बॉन्ड हैं, इनकी स्टेबिलिटी पे सवाल आता है। सवाल ये आता है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है या कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका रीजन क्या है,
ये क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है बताओ भैया। भैया ये देखो, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड फॉर्म होता है आयंस के बीच में। हालांकि एटम के बीच में ही बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन देखो इसको इस तरीके से समझो, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। इसको बहुत अच्छे समझ लो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या है, सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये कौन सी शेल हो गई, के शेल है, पहली शेल, जो कि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि भैया इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए, और हैं कितने, एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये इनकम्प्लीट हो गई। तो इसको कितने की जरूरत है, एक की जरूरत है। और जब एक की जरूरत, इसको अगर एक इसको मिल जाएगा कहीं से, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। और वो एटम जिसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, उसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस। तो भैया ये अगर एक इसके पास कहीं से जुगाड़ मिल जाएगा, अगर एक इसके पास कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये तो नोबल गैस के जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा। अब ये आपका दूसरा एटम है, ये पहला एटम हो गया, ये दूसरा एटम है। ये दूसरे एटम में इसके 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, ठीक, ये आपका दूसरा एटम है, ठीक। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। और इसके आउटर मोस्ट को कंप्लीट होने के लिए इस बंदे को, यानी कि इस एटम को कितने की जरूरत होगी, कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। भाई देखो, इसकी पहली शेल क्या है, के शेल है, दूसरी शेल क्या है, एल शेल है। अभी हमने बताया था कि के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं, एक ही है। इसको शेल को कंप्लीट करना है। देखो ये वाला एटम, बल्कि सारे एटम चाहते हैं कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करें, अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करें। इसको कंप्लीट, ये कंप्लीट कैसे करेगा, एक लेकर के। ये कंप्लीट कैसे करेगा, या तो ये साथ ले ले, या फिर ये अपना जो एक है इसके पास ये दे दे। भैया साथ ले ले, दे काहे दे, अरे भैया जब ये दे देगा तो अब इसकी आउटर मोस्ट कौन सी बची, के बची, एल का कोई वजूद ही नहीं, और जो के है वो तो पहले से ही भरी हुई है। तो जब ये एक दे देगा, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये, और इसकी आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। वो एटम जिसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, उसको बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं। तो भैया ये साथ लेना तो बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम क्या है, भैया एक दे दो। तो ये क्या करेगा, एक इसको दे देगा, ये मतलब ये ले लेगा।
भैया जो लेता है उसके पास चार्ज क्या आता है? नेगेटिव का। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके पास चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। अभी इसने डोनेट नहीं किया, ये क्या है? एटम। मतलब इसने अभी लिया नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अभी क्या है? एटम है। इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया? आयन बन गया। इसने अभी डोनेट नहीं किया है, तो अभी ये क्या है? एटम है। इसने एक डोनेट कर दिया, क्या बन गया? आयन बन गया। भैया ये कौन सा आयन बन गया? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? एन आयन। भैया ये कौन सा आयन है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैट आयन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ऑपोजिट साइड, क्या ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में बन रहा है, और ऑपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसीलिए जो बॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होता है। एक तो बॉन्ड प्लस ऊपर से चार्ज वाला भी अपना कुछ हिस्सा दे देगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। तीनों तरह के बॉन्ड। ठीक, ये आपका हो गया। अच्छा, इसके आपका सवाल इसमें क्या आएगा? सवाल इसमें यह आ सकता है कि एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अटेन करते हैं? कैसे अटेन करते हैं? सबसे पहला सवाल, मतलब सवाल में क्या आएगा आपका कि एटम जो होते हैं, अभी तो इतना हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो सवाल आपके क्या आएगा कि एटम आपस में, नहीं, एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कैसे करते हैं? हाउ डू एटम अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बाय लूज, या तो एटम लॉस करे, या एटम गेन करे, या फिर शेयर करे। तो या तो लॉस करे, या फिर गेन करे, या फिर शेयर करे इलेक्ट्रॉन्स आपस में, और इसके जरिए से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। इसके सवाल कहाँ है? सवाल पहली एक्सरसाइज इसको करा देते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और ये भी थी, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तक के आज रखते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये आपका इसको कल रखते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और बाकी इसके जितने भी मतलब ये जो नोट्स हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें।